जवान भाइयों नमस्कार। जवान भाइयों सुबह सुबह दिल्ली आना पड़ा क्योंकि रात में 1:30 बजे हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल एडवाइजर सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब और जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल पंजाब से उनका मैसेज मिला कि भाई कपिल, आपको सुबह किसी भी हालत में ये मांग पत्र माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री को दे के आना है, उनके ऑफिस में दे के आना है। और भाई मैं इस मांग पत्र को अभी दे के उनके पास में आ गया। जवान भाइयों, आप देखोगे कि बहुत सारी जब इस सैनिक समाज में जवानों की जो मांगों को लेके संविधान के दायरे में कि भाई ये जो जवानों की मांगे हैं इस पे भारत सरकार संज्ञान ले और जवानों के आत्मसम्मान को, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो मांगे जवानों की जायज़ हैं, जायज़ हकों के लिए हैं और संविधान के दायरे में है, उनको पूरा करे। जवान भाइयों, ये मांग पत्र है। मैं ये मांग पत्र भाई जैसे ही घर पहुँचूँगा उसके बाद में मैं इसको स्कैन करके आप लोगों के पास में पहुँचाऊँगा और आप लोगों से विनती भी करूँगा कि आप इसमें से जो भी आपको अच्छी जो मांगे हैं आप अपने एक सिंपल कागज़ पे लो और माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री को आप इसमें से लिख सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो। ऊपर एड्रेस पड़े हैं हमारे तीनों, माननीय राष्ट्रपति के भी, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री का भी। जवान भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि सैनिक समाज में आज मेरे को 8 साल के करीब हो गया जवानों की हकों की लड़ाई लड़ते हुए। तो इसके दौरान बहुत सारी चीज़ें भी हुई कि जैसे आज मैं रात को फ़ोन आया और मेरे को सुबह बच्चों को लेके जाना था क्योंकि आप सबको मालूम है कि सर्दी बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दवाई दिला के लेके आना था। मतलब बच्चों को घर छोड़ के उनकी माँ की गाड़ी खा के या परिवार की गाड़ी खा के और मेरे को यहाँ दिल्ली आना पड़ा जवानों के लिए, उनकी मांगों के लिए। तो वो बहुत सारी, तो जवान भाइयों 8 साल में मैंने बहुत सारी तकलीफ़ें भी सही हैं पर जवानों की हकों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा है। अपने घर के काम को पीछे छोड़ के हमेशा जवानों की हकों की आवाज़ को भारत सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करी है। दूसरी बात भाई, आप देखोगे कि ये पिछले समय में कोरोना वायरस भी चल रहा था, तब भी मैं फ्री नहीं बैठा। मतलब ये लगा लो कि समुंदर में उतर तो गया और समुंदर का किनारा नहीं मिल रहा। अभी हाथ नहीं मैं मारूंगा, 8 साल हो गए तो भैया मैं डूबूंगा। और हमारी जो मांगे हैं जो संविधान के दायरे में हैं, संवैधानिक हैं, वो भी डूबेंगी। तो जवान भाइयों, हमारे को अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। सभी जवान भाई जब कोशिश करेंगे, सारे मिल के करेंगे और सारे मिलकर भारत सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। क्योंकि भाई जो संविधान ने आप लोगों को हक दे रखा है, आर्टिकल 19 ने दे रखा है कि आप शांतिपूर्वक विरोध दर्ज करवाओ और अपनी बात भारतीय सरकार तक पहुँचाओ, भारत सरकार तक पहुँचाओ जिसके अंदर हैं। जवान भाइयों, इसके अंदर जो मांग है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई सबसे पहली तो जो विधवा पेंशन है वो, उसके ऊपर आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहली मांग मेरी वही है कि जो विधवा है, आप देखोगे कि आज उनकी जो पेंशन बन रही है, आज एक जो सिपाही रैंक में जो इसकी विधवा है वो सिर्फ 11,057 रुपये उसको मिल रहे हैं। अगर हम सूबेदार मेजर तक भी लगाएं तो ये सारी की सारी 15-16 हज़ार रुपये के करीब बैठती है। मतलब पर साल एक सिपाही की विधवा से सूबेदार मेजर की विधवा 1,20,000 रुपये से लेके 1,70,000 80,000 रुपये तक लेती है, उसी में वो अपना गुजारा करती है। दूसरी बात भाई, मिलिट्री सर्विस पे ये एक रिक्स बढ़ता है। ये वर्दी पहनने का है, 6 मीटर कपड़ा सब पहनते हैं जो फौजी हैं, तो ये सब के लिए समान होना चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि जो नर्स होती हैं उनको भी 10,500 रुपया मिलता है, जबकि वो पीस स्टेशन में बेस हॉस्पिटलों में वहाँ पर है उनका। और एक जो जवान है वो हमेशा बॉर्डर पे रहता है, दुश्मन की गोली के सामने हमेशा अपनी छाती लगा के खड़ा रहता है। तो वो जो भेदभाव है, जो इतनी बड़ी असमानता कर दी मिलिट्री सर्विस में पे में, वो भी समान होनी चाहिए। दूसरी बात भाई, डिसेबिलिटी पेंशन की आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि डिसेबिलिटी पेंशन में बहुत सारा बड़ा गैप कर दिया गया कि आज एक जवान जिसकी दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, आँखें नहीं हैं, अंधा है या पूरे दिन जो बिस्तर से उठ नहीं खड़ा हो जाता, खड़ा नहीं हो जाता, मुंह से जिसके राल टपकती है, उसको सिर्फ 18,000 रुपये मिलते हैं।
तो ये मतलब एक देश, एक कानून, एक संविधान, तो इतना बड़ा गैप कैसे कर दिया कि एक आदमी को सिर्फ 18,000 रुपये और एक आदमी को 2,52,900 रुपया और प्लस 31% DA लगाते हो तो ये 3.25 लाख से भी ऊपर बैठता है। तो ये भी बड़ी भारत सरकार को देखना चाहिए, ये सम्मान करनी चाहिए। चाहे आप वन रैंक वन पेंशन की बात लगा लो, वन रैंक वन पेंशन 73 से पहले जवानों की थी और आज आप लोगों ने पता है कि वन रैंक वन पेंशन भारत सरकार ने दी, पर 42,700 करोड़ रुपया गया कहाँ? जवानों की जेब में तो कुछ भी नहीं आया। क्या आया जवानों की जेब में? सिर्फ 900 रुपये से 1,900 रुपये। अगर हम बात करें 2006 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जो बेसिक पेंशन थी वो 14,600 रुपये थी और वहीं पर एक जवान जो TS नायक था उसकी थी 4,046 रुपये। आज वही TS कर्नल वन रैंक वन पेंशन और 7 पे कमीशन के बाद में 90,000 रुपये से ऊपर ले रहा है, प्लस 31% DA और जवान 18,427 रुपये। ये देखो कितना बड़ा गैप कर दिया गया कि वन रैंक वन पेंशन भारत सरकार ने नहीं दिया। हाँ, सिर्फ जुमले छोड़ती है जवानों की वोट लेने के लिए कि हमने दे दिया वन रैंक वन पेंशन, ये कर दिया वो कर दिया, पर वो दी किसको? 7वां पे कमीशन में जो सरकार ने है वो भी एक उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सरकार ने कि 7 पे कमीशन में जो सिपाही रैंक है, जो अपने JCO रैंक है, जो सूबेदार मेजर रैंक है, उनको 2.57 एक को, और एक जो सेक्रेटरी है जो सिविल का भी सिविल सेक्रेटरी है या भाई जो कोई जर्नल है उसको 2.81, जबकि उनकी पे पेंशन बहुत ज़्यादा है। तो ये गैप भारत सरकार ने पता नहीं कहाँ पे भारत सरकार को किसने गाइड किया, किसने क्या किया। और हमारे उस समय जब ये 2016 में हमारे तीनों जर्नल साहबों ने जो पे कमीशन को वापस किया था वो सिर्फ इसलिए किया था कि कहा तो ये गया था कि भाई जवानों की इसमें मांग पूरी नहीं हुई है और जो हमारे सेनाओं ने इस पे कमीशन को नहीं मानती है। पर जब उन्होंने इसको स्वीकार किया गया तो बहुत सारी चीज़ों के लेकर स्वीकार किया गया कि ऑफिसर के लिए 2.81 का फार्मूला ले लिया, अलाउंसों में बहुत सारी बढ़ोतरी कर ली, बहुत सारी। दूसरी बात भाई CSD कैंटीन की है कि CSD कैंटीन में एक जवान है वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी भर एक ही गाड़ी खरीद सकता है, जबकि एक अधिकारी वो हर 8 साल के बाद में नई गाड़ी ले सकता है। तो भाई 6 मीटर कपड़ा सबको पहनना है तो सुविधाएं सबकी समान होनी चाहिए। फिर हम करते हैं बटमैन सिस्टम की। आप लोगों को सबको मालूम है कि भाई बटमैन सिस्टम आज के दिन ठीक नहीं है, क्योंकि पर साल कम से कम 200 के करीब जवान आत्महत्या कर जाते हैं बटमैन सिस्टम के कारण। तो ये प्रथा अंग्रेज़ों की देन है, ये भी बंद होनी चाहिए। इसके बाद में सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जो DGR में जो लाइसेंस मिलते हैं वो भी गलत हैं। DGR की वो सभी जवानों को मिलने चाहिए। और या जो टिपर ट्रक जो कोयला खदानों में लगते हैं उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पे है। अगर मेडलों की बात करें तो मेडलों में भी बहुत सारी जो हैं वो भी बंदरबाट है कि भाई जवान को आप लोगों ने पता है कितने मिलते हैं। फिर बात करें AGI की, AGI में जो आदमी जो डिसेबिलिटी पर्सन है अगर वो वॉलंटरी डिस्चार्ज आता है तो उसको AGI का फ़ायदा नहीं मिलता, ये भी इसके अंदर है। ऑनरेडी रैंक तो दे दिया जाता है, उसकी पेंशन नहीं मिलती, ये भी चीज़ है। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे भाई अंग्रेज़ों के जो कानून है 1911 के, या भारतीय वायुसेना नेवी में जो 1934 और 32 के चल रहे हैं, तो आज जब भारतीय सेना आधुनिकीकरण की तरफ चल रही है तो क्या हम अपने लिए एक नए कानून नहीं बना सकते तीनों सेनाओं के लिए? तो ये चीज़ों को लेके और भाई मैंने आपको दे देंगे, आप तक पहुँचाएँगे। और कोई भी जब अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जाती है, संघर्ष किया जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अपने परिवार और बहुत सारी जिम्मेवारियाँ पीछे छोड़ के और समाज के हित में होती हैं वो जिम्मेवारियों का निवारण बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब मैं इसमें बढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें जो पारिवारिक हैं उनको पीछे छोड़ना पड़ता है मेरे को। और इतनी सर्दी में यहाँ तक मैं भाग के आया हूँ और 2-2.5 हज़ार रुपये मेरे तेल के लग गए। दूसरी बात, बहुत सारे सैनिक भाई बैठे हैं हमारे ग्रुपों में या यूट्यूब पे, वो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी के हौसला अफजाई करने के लिए यूट्यूब पे एक दूसरे
ग्रुपों में भेज दो, उसको सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमारी आवाज़ एक तो हम अपना फिजिकली हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा जो संविधान का चौथा सितंभ है मीडिया, उसके द्वारा भी हम अपनी आवाज़ को भारत सरकार तक पहुँचाएँ। तो ऐसे चैनलों को सपोर्ट करना चाहिए जो भाई आगे बढ़कर आप लोगों की आवाज़ को उठा रहा है कि ये सारी चीज़ें मांगे पूरी हो जाएंगी तो मेरी जेब में, ऐसा नहीं है कि मेरी जेब में अकेले में लाखों रुपये आ जाएंगे। नहीं भाई, मैं अगर ये इस संग्रह से विड्रॉल हो जाता हूँ तो मेरे कम से कम पर माह 10,000 रुपये से ऊपर बचेंगे मेरे। आज अगर मैं इस संग्रह से वापस हो जाता हूँ तो 10,000 रुपये का मेरा सीधा फ़ायदा हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जवानों के मान सम्मान के लिए ECHH में 1,000 रुपये कटवा रहे हैं, फिर एक को VIP फैसिलिटी मिल रही है, एक को जनरल वार्ड मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए है, हमारे समाज के लिए है, ये इन्हीं के तो लिए है। भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइब करवाओ, आपके पास आसपास के जो सैनिक भाई हैं उनको सब्सक्राइब करवाओ। इससे एक फ़ायदा होगा कि उनको अपनी जवानों की मांगों के बारे में पता लगेगा। बहुत सारे को तो पता ही नहीं, बहुत सारे तो ताश खेलते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि उसको मिलेगा तो मेरे को मिल जाएगा। उनके पीछे नहीं जाना। वो तो जो आदमी इस तरह की बातें भी बोलता है तो वो किसी काम का भी नहीं है, वो ताश खेलने के लिए ही बनाया है और वहीं पे खेलता रहेगा। दूसरी बात भाई, मैं लास्ट में अपना योग करूँ, ये जैसे ही आप लोगों के पास में पूछे तो आप लोगों को ये शेयर करना है, जहाँ भी आपको जो भी ग्रुप है, जो भी सोशल मीडिया है, जैसे यूनियन है, कोई भी अपनी आवाज़ पहुँचाओ। और माननीय जो तीनों सेनाओं के जनरल हैं उनके पास में भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप है, सेना के अधिकारी हैं उनके पास में भी ये पहुँचाने की कोशिश करो। हर जगह पहुँचाओ आप इस पूरे मांग पत्र को, आप तक ये पहुँचा देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई मेरी तो इतना ही है कि शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो और जिससे अपनी आवाज़ ऊपर जाती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।